16,800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। सौ चूहे खाकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हज पर चली। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल दिल्ली पहुंची। दिल्ली के लाल किले से राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन मोदी सरकार पर हमला करते करते राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कहते रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन कल लाल किले से राहुल गांधी ने कह दिया कि 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं भी नफरत और उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। राहुल गांधी दरअसल बार बार कहते रहे हैं कि मोदी सरकार नफरत फैला रही है, लेकिन कल राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें देश में कहीं भी नफरत नहीं दिखी। तो राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भारत को कैसे जोड़ रहे हैं अगर भारत टूटा ही नहीं? सवाल तो यह वाजिब है, और सवाल यह भी कि कहीं नफरत नहीं तो राहुल आखिरकार जोड़ किसे रहे हैं? अगर देश में हिंसा नजर नहीं आई तो राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने देश में नफरत का माहौल पैदा किया है? राहुल का चंद दिन पुराना एक बयान भी आपको सुनना चाहिए। राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। कल राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा में, तो मंदिर भी गए, दरगाह भी गए, चादर चढ़ाई, राजघाट भी गए। कल राहुल का अटल समाधि पर जाने का कार्यक्रम भी था, ऐसी जानकारी थी। फिर कार्यक्रम को आज के लिए तय कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी आज भी अटल समाधि नहीं गए। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। राहुल नहीं गए, लेकिन कांग्रेस ने आज के दिन भी अटल जी को लेकर अपशब्द कहे, नफरत की भाषा फैलाई गई। कांग्रेस नेता गौरव पांथी ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा, वो आपके सामने रखते हैं। 1942 में आरएसएस के अन्य सभी सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया और आंदोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ एक ब्रिटिश मुखबिर के तौर पर काम किया। नेली हत्याकांड हो या फिर बाबरी विध्वंस, वाजपेयी ने भीड़ को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भाजपा नेता हमेशा मोदी की तुलना गांधी, पटेल या फिर अन्य कांग्रेसी नेताओं से करते हैं, ना कि सावरकर, वाजपेयी या फिर गोलवलकर से, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। यह ट्वीट किया है गौरव पांथी ने, और गौरव पांथी कौन है आप जानते हैं? गौरव पांथी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं अपने ट्वीट में। अब से थोड़ी देर पहले अपने राहुल गांधी के दोनों बयान सुने, एक कल का था और एक 18 दिसंबर का बयान था। दोनों बयान राहुल के हैं, लेकिन एक दूसरे के उलट है। राहुल के इन दोनों बयानों को देखें तो वो कहना क्या चाहते हैं। बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए दंगे की याद दिलाई। सुनिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक तो कहा कि 28 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं पर भी नफरत नहीं दिखी, और फिर अपने ही बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देश का मीडिया, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो हिंदू मुसलमान करवाता है। 100 चूहे खाकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हज पर चली, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करवाकर इस देश का बंटवारा करवाया, जिस पार्टी ने एक समय पर उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का होता है, जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में बिजली तक को हिंदू मुसलमान में बांटती है, जिस पार्टी ने 84 का नरसंहार हो, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, अहमदाबाद, मुंबई, जलगांव, मुजफ्फरनगर, इन तमाम दंगों में जिनकी सरकार रही, आज वो पार्टी जब मीडिया पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हिंदू मुस्लिम करवाने का आरोप लगाती है,
तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अपना दोष किसी और पर डालने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है। उनको तो बताना चाहिए कि उनकी सरकार जहां राजस्थान में है वहां पर करौली का दंगा हुआ, मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। आज तक छाबड़ा का जो दंगाई है, चाहे झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अलग अलग जगहों पर जहां दंगे हुए हैं, तो वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज़्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। राहुल गांधी 2024 में दिल्ली की गद्दी का सपना देख रहे हैं। राहुल की यात्रा दिल्ली पहुंच भी चुकी है, लेकिन क्या 2024 में राहुल से वोटर जुड़ पाएंगे? आज इस मुद्दे पर बहस करेंगे। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि राहुल ने किन राज्यों में कितनी यात्रा की है और 2019 में उन्हें वहां से कितनी सीट मिली थी। तमिलनाडु पर अगर रुक करें, 4 दिन की यात्रा रही। तमिलनाडु में 8 सीट मिली थी 2019 के चुनाव में। केरल में 18 दिन की यात्रा थी, 15 सीट मिली थी 2019 के चुनाव में। इसके अलावा कर्नाटक उनकी यात्रा जब पहुंची तो 21 दिन की रही, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां पर सिर्फ 1 सीट मिली थी। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन रही, कोई सीट नहीं मिली थी 2019 के चुनाव में। तेलंगाना में 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी ने, 3 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में। महाराष्ट्र में 14 दिन रहे, 1 सीट मिली थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 16 दिन की यात्रा रही, 1 सीट मिली थी 2019 के चुनाव में। राजस्थान में 6 दिन रहे, कोई सीट नहीं मिली थी। हरियाणा में 3 दिन रहे, कोई सीट नहीं मिली थी। दिल्ली में 1 दिन रहे, कोई सीट नहीं मिली थी। ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला और सबसे बड़ा सवाल ये, मोदी विरोध में राहुल गांधी ने क्या खुद को एक्सपोज कर दिया है? सवाल अगला ये कि देश में कहीं नफरत नहीं तो राहुल की यात्रा का मकसद आखिरकार क्या है? वो किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? और सवाल यह भी कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्या मोहब्बत का सर्टिफिकेट दे दिया? और सवाल ये सबसे बड़ा, 107 दिन 3000 किलोमीटर, क्या खोया क्या पाया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। रतन शारदा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लोकेश जिंदल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दिलीप चेरियन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जाहिर सी बात है लोकेश भाई, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। अगर देश में कहीं नफरत नहीं तो राहुल गांधी जोड़ किसको रहे हैं? क्या उन्होंने मोदी सरकार को मोहब्बत का सर्टिफिकेट दे दिया? और अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है सर, अटल बिहारी वाजपेयी को जिनकी आज जयंती है उनको अंग्रेजों का जासूस बताया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी ने जो कहा उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि वे 2800 किलोमीटर की यात्रा करके आए और उन्हें कहीं भी नफरत नहीं दिखी, इसका तात्पर्य यह था, उसका मतलब ये था कि इस 2800 किलोमीटर की याद में हिंदू और मुसलमान अपने आप में भाईचारों के तौर पे रहते हैं। उनके बीच में आपसी कोई रंजिश नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं देखी उन्होंने। लेकिन सरकार जिस तरह से अपने राजनीतिक ऑब्जेक्टिव के लिए इन दोनों भाइयों के बीच में टकराव लाती है, उनके बीच में हिंसा लाती है, नफरत लाती है, इस नफरत को हटाने के लिए, इस नफरत का जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। नहीं, लोकेश जी, राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब आपने समझाया, वही मतलब हमने भी समझा सर। इसका मतलब साफ है ना कि मोदी सरकार ने कोई नफरत की खाई पैदा नहीं की हिंदू मुस्लिम के बीच में। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, ये बयान सिर्फ जारी किए जा रहे थे। 2022 के हर साल के हर महीने में मोहर लगी हुई है, जहां पर दंगाई जो है कभी हिजाब पे, कभी हलाल पे, कभी किसी ना किसी, कभी कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर को प्रमोट कर देगी सरकार, मार्केटिंग पर आ जाएगी सरकार, कभी ना कभी काशी में किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा कर देगी। नहीं, दो बातें। सरकार का केवल काम इलेक्शन जीतना है। नहीं लोकेश जिंदल जी, दो बातें सर। एक तो अगर राहुल गांधी को कहीं नफरत नहीं मिली, यानी देश में कहीं नफरत नहीं है, इसका मतलब सारे बयान जो नफरत के हैं वो झूठे हैं। दूसरी बात सर, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म नहीं सर। कश्मीर फाइल में वही दिखाया गया जो वहां पर हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ये दिखाया गया। इससे अगर सच्चाई दिखाने से आपत्ति है तो वो एक अलग बात है सर। आप मुझे एक बात बताइए, बिल्किस बानो जी के जो रेपिस्ट थे उनके रिलीज पर मिठाइयां क्यों बांटी गई? उसका केवल और केवल एक मकसद था कि हिंदुओं और मुसलमानों तो उससे नहीं तो लोकेश जिंदल जी, तो उससे कश्मीर में जो पंडितों का कत्लेआम हुआ वो छिप जाएगा क्या? धर्म के लोग जो भाईचारे, या मान लें कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम नहीं हुआ, दिया जाए, उनके बीच में नफरत पैदा करो ताकि पोलराइजेशन। ठीक है, मैं डिबेट में अभी नहीं उलझूंगा, सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं। जरा जल्दी से बता दीजिए, आपके एक नेता है सर, गौरव पंथी, जानते होंगे आप, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का जासूस बताया सर।
ये नफरत वाली भाषा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया और सभी ने, पूरे देश ने मिलके अंग्रेजों से कहा कि आप भारत को छोड़कर जाइए। उस समय आरएसएस ने इस आंदोलन को आरएसएस दूसरे की, आप इतना बताइए सर, क्या उनका बयान सही है? आप मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के जासूस थे? देखिए, अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो या आंदोलन में नहीं थे, इसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब मत समझाइए सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पांडे जी, आप साफ तौर पर लिखा हुआ है लोकेश जी उस ट्वीट में, कहिए तो मैं दोबारा वो ट्वीट आपको दिखा दूंगा, पढ़कर सुना दूंगा सर एक एक शब्द। लोकेश जी थोड़ा पढ़ लिख के आइए। हमारे देश, अरे भाई, अध्यक्ष के सहयोगी नहीं पढ़े हैं तो आप तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए कि नहीं, सुनिए, उस समय कितने, बाद में ले लूंगा, नहीं ले लूंगा, लेकिन आप गैर जानकारी। जापानी भैया, आजादी के आंदोलन किसी एक पार्टी एक संगठन का काम नहीं था। जान संकट में है, लेकिन फिर भी अगर कोई समुदाय, कोई, ठीक है, मैं नहीं मतलब मैं मान ले रहा हूं, किसने साथ दिया? यही तो बात है ना, कहां से प्रमाण है? अरे भाई, कोई देश कुमार जी साथ नहीं दिया? नहीं दिया, विरोध किया। अरे भैया, विरोध किया, जेल गए, लड़ाई लड़ी, यही तो बात है। इतिहास को ठीक से पढ़िए। ठीक है अवधेश जी, इनको इतिहास का सबक हम पढ़ा। मेरा पक्ष मैं बताऊंगा, इस विषय पर भी बोलूंगा। ऐसा है, नहीं, देश की आजादी की लड़ाई कोई एक संगठन, कांग्रेस के आने के पहले से हमारी आजादी की लड़ाई चलती रही है। 1757 से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई थी। ये गलतफहमी मत पैदा करिए। दूसरी बात कि कांग्रेस तो उस समय एक मंच था आजादी के आंदोलन का, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। दूसरी विचारधारा के लोग भी वहां के काम करते थे। और जिस हिंदू महासभा के हम लोग सपोर्ट, सुनिए, अरे सुनिए, देश को जानकारी दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी पहले सुनिए ना, अरे भैया, इलेक्शन कैसे लड़े? पहले सुनिए ना, क्यों बात उसका भी उत्तर दे रहा हूं ना, उसका। लोकेश जी, एक मिनट अवधेश जी। लोकेश जी, आपने जो बातें कही आपने जस्टिफाई कर दिया। गौरव पांथी का ये ट्वीट बिल्कुल ठीक है। बात पूरी कर दूं राकेश, आप पूरी करिए, फिर मैं राजीव जेटली जी के पास जाना जरूरी है, क्योंकि आजादी के आंदोलन के बारे में ये गलतफहमी, कांग्रेस आज हिंदू महासभा को गालियां देती है। हिंदू महासभा के भी मेंबर होते थे लोग, कांग्रेस के भी मेंबर होते थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये जानकारी आज की कांग्रेस को नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जिस आरएसएस की बात कर रही है, कांग्रेस ने उस समय जब डॉक्टर हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में 30 गए थे, 9 महीने की सजा हुई, तो कांग्रेस ने उनके पक्ष में सभाएं की। यही तो समस्या है। नहीं, और ना तो पढ़ते लिखते हैं। देश ने जिस शख्स को भारत रत्न से नवाजा, उन्हें अंग्रेजों का जासूस बताते हैं राजीव जेटली जी, कांग्रेस के नेता। और यहां पर लोकेश जिंदल जस्टिफाई कर रहे हैं। हो गया लोकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा, सभी गेस्ट बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। नहीं लोकेश जी, आप बोल लीजिएगा सर, मैं बहुत देर सर आपके पास रह गया। लोकेश भाई प्लीज सर, बाकी मेहमान भी बोल लें। लोकेश भाई प्लीज, बाकी मेहमान भी बोले। राजीव जेटली, कितनी हैरानी की बात है, इस देश में हर किसी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, सेक्रीफाइसेस दिए। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, आज तक बर्बाद हुए रहे। कांग्रेस ने उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। इस देश के अंदर एक गरीब क्रांतिकारी और एक अमीर क्रांतिकारी, मतलब एक गरीब स्वतंत्रता सेनानी और एक अमीर स्वतंत्रता सेनानी। अमीर स्वतंत्रता सेनानियों को नाम दिया जाता है कि इनकी सबसे बड़ी भूमिका देश की आजादी में रही। मैं कुछ बताना चाहता हूं। 1890 में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। गौर से सुनिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से बोल रहा हूं, फिरोज शाह मेहता। और फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस में रहते हुए देश की आजादी की लड़ाई ऐसी लड़ी कि अंग्रेज उनसे इतने प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, मतलब सर की उपाधि दी। उसके बाद कांग्रेस के जो दूसरे नेता बने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो 1897 के अंदर उनका नाम जो था वो था कैतूर शंकरन। उन्होंने भी जितनी बुरी तरह से अंग्रेजों को लताड़ा, अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। तीसरे इनके कांग्रेस के जो नेता थे 1900 के अंदर, नारायण गणेश, ये कांग्रेस के अध्यक्ष की बात बता रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की बात बता रहा हूं। उनकी लड़ाई से भी
अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया और तीनों को ही नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, मतलब सर कह के बुलाया गया। और दूसरी तरफ वीर सावरकर जी, उनको कोल्हू की तरह यूज किया जा रहा था, उनसे तेल निकलवाया जा रहा था और उनके जो बुरे हालात करे थे, गरीब थे ना, गरीब थे और ये अमीर लोग, ये अंग्रेजों के साथ बैठ के सिगार पी सकते थे, या अंग्रेजों के साथ बैठकर पाइप पी सकते थे, या अंग्रेजों के साथ बैठकर हवाई जहाजों में घूम सकते थे। वो गरीब लोग थे, वो देश की लड़ाई लड़ रहे थे और ये अंग्रेजों के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे। और अभी आपने कहा भारत छोड़ो आजादी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जब महात्मा गांधी जी इसे लेकर के आए तो पहले व्यक्ति कौन थे इस आंदोलन की खिलाफत करने वाले? जवाहरलाल नेहरू। और इस बात पे मतभेद हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, दो धड़े बन गए और जवाहरलाल नेहरू जी उस धड़े के साथ खड़े थे जो कहते थे अंग्रेजों को भारत नहीं छोड़ना है। नहीं, लेकिन आपकी इन तमाम बातों के बावजूद जेटली जी, इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जासूस लगते हैं। लोकेश भाई मैं आऊंगा सर, शुरुआत में मत इंटरप्ट करिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए सर, पॉइंट नोट कर लीजिए। आप बोल रहे थे तो राजीव जेटली ने नहीं बोला था, पॉइंट नोट कर लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। इसके बावजूद राजीव जेटली, इन्हें लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जासूस है, इन्हें लगता है कि देश में सारी नफरत आप लोगों ने फैलाई है, मोदी ने फैलाई है। जासूस होते हैं तो अंग्रेज हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। अंग्रेज कहते हैं आपका जो हम सत्ता का ट्रांसफर करेंगे वो कांग्रेस को ना करके वाजपेयी जी को करके जाते हैं। अरे पूरा का पूरा ये कोई एस्केलेशन ऑफ पावर थी, ये एस्केलेशन ऑफ पावर थी, ये हमको दे करके गए थे। आपको मैं बताऊं इस देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बहुत बड़े बड़ी ऐसी सल्तनत है जो अंग्रेजों ने, जो उनके पिट्ठू थे उनको गिफ्ट करके गए थे, वो गिफ्ट करके गए थे, भाई आज से आपकी हुई। ठीक है, जिस तरह से हवेलियां गिफ्ट की गई थी ना, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा था नेहरू जी आपका सबसे बड़ा योगदान रहा, जितना सहयोग आपने हमें दिया। ठीक है, ये तो भगत सिंह बीच में आ गए। ठीक है, मैं आता हूं राजीव जेटली जी आपके पास, ठीक है मैं आता हूं। बीच में आ गए, नहीं तो आप तो हमारी सत्ता और 200 साल लेकर के चलते। ठीक है राजीव जेटली जी मैं आता हूं, बाकी सब मेहमानों का रुख कर लूं। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत कहीं है नहीं, फिर जोड़ किसको रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा आपको उसे ठीक से समझने की जरूरत है। अच्छा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भारत के नागरिकों में, जनता के बीच में कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। ठीक है, नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों में है, उनकी वाणी में है, उनके भाषणों में है और टीवी चैनलों के स्टूडियो में है। मतलब मोदी सरकार पाक साफ है ना, गलती हमारी है। जनता में कहीं नफरत नहीं है। इसमें आपको भाई पांडे जी, जैसे आप राजीव जेटली जी को बोलने थे, नहीं मैं आपको भी बोलने दूंगा सर, आप ही के पास हो, आप ही के पास हो सर, मैंने बस उसमें एड ऑन किया था, आप ही के पास हो। आप ये अच्छी बात नहीं। चलिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया सर, बोलिए। प्रवक्ता को भी लगातार टोकते रहे। नहीं सर बोलिए। पहली बात तो उन्होंने जो कहा इसे ठीक से समझने की जरूरत है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है नफरत फैलाने की। कुछ न्यूज चैनल, कुछ सारे नहीं, कुछ न्यूज चैनल कोशिश कर रहे हैं जो रात दिन हिंदू मुस्लिम दिखाते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में नफरत नहीं है। ये दूसरी बात, एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बयान दे रहा हूं, कोई भी आपके पैनलिस्ट खंडन करे या मैं झूठ बोलूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा करे। 27 अगस्त 1942 को आगरा के गांव बटेश्वर में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा फहराया था, जिसमें 4 लोगों को सजा हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर, जिसमें लीलाधर वाजपेयी, ककुआ महुआ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर सजा हुई थी। वो गवाह भी थे, मुखबिर भी थे, जासूस भी थे अंग्रेजों के, और पूरी आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। बताइए ना सर, भगत सिंह को फांसी कैसे हुई थी? आंदोलन में पूरी बताइए कैसे फांसी हुई थी सर? भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए फांसी हुई थी। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए फांसी हुई थी। ठीक है, भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, वो अंग्रेजों के दुश्मन थे, अंग्रेज उनके दुश्मन थे। ठीक है, ये असेंबली में बम फेंकने के बाद जब सजा दी गई थी क्रांतिकारियों को, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, असेंबली में बम फेंकने के बाद जब क्रांतिकारियों को सजा दी गई थी, उसके बाद क्या बातें हुई थी सर? आपको नहीं याद होगा, आपका अध्ययन कम है। हाँ, मेरा अध्ययन कम है, अवधेश जी जरा बताइए। अध्ययन कम है, ठीक है। असेंबली केस में फांसी, ठीक है सर, मेरा अध्ययन कम है, मैं नहीं पढ़ता लिखता हूं। करने की जरूरत है भाटी जी, मैं बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं हूं सर, मैं बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं हूं। बम कांड में ये
असेंबली पूरा कर लीजिए। असेंबली बम कांड में भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं हुई थी। नहीं, मैंने कब कहा कि उसमें हुई थी? कांड ऐसा नहीं। अरे मैंने कहा क्या कि असेंबली बम कांड में हुई थी? आपने अभी कहा। मैंने दो अलग अलग बातें कही भाटी आप अभी जी, कह रहे थे। मैंने दो अलग अलग बातें अरे कही। इस पर विवाद का विषय नहीं आपने है। अभी कहा। ठीक है। भाई ऐसा है, जो भाटी जी ने कहा है, भाटी जी ने 3 बातें कही है। पहला कहा है कि नफरत वाकई भारत के लोगों में नहीं है। मैं भी मानता हूं कि भारत के लोगों में नफरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसी नफरत को ढूंढने गए थे कि देश भर में नफरत फैला हुआ है, जरा उसको ढूंढता हूं। तो उनको और भाटी जी को टेलीविजन चैनल में दिखाई दे गया और कुछ भाजपा नेताओं के भाषण में दिखाई गया। भाटी जी हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी बोल रहे थे उसमें कितना प्रेम मोहब्बत था वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बटेश्वर के गांव में ऐसा ऐसा किया था। ये चीजें आज से नहीं चल रही है। जब भी चुनाव आता था तो ये कांग्रेस के नेता होते थे जो बाद में उन्होंने एक ये तो ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए, रिकॉर्ड है तो अरे भाई ऑन रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड उठा के जरा दिखा दीजिए ना। हम लोग ये रिकॉर्ड बीच में कूद पड़े, पहले मेरी बात क्यों नहीं हुई? अरे भाई ये रिकॉर्ड हमने भी पढ़ा ये है। अच्छी डिबेट है कि हम बोलेंगे तो बीच में कुदा दिया भाई जाए। बीच में तो नहीं कूदा ना। हमारी बात पूरी सुनी नहीं जाएगी, आपके भाषण चलते रहेंगे। अच्छा भाई, भाटी जी देखिए, भाषण तो किसी का नहीं चलेगा। भाटी जी भाषण तो किसी का नहीं चलेगा। अगर कुछ फैक्चुअल एरर लगेगा या उसका कुछ क्रॉस हो सकता है, कोई भी प्रवक्ता बोलता रहे सर, मैं बीच में आऊंगा। भाटी जी जब इन्होंने और ये मेरा अधिकार है सर, ये मैं तय करूंगा किसको इंटरप्ट करना है, किसको इंटरप्ट नहीं करना है और कहां पर इंटरप्ट करना है। आप बोल लीजिए। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर दो मेहमानों ने अभी भी नहीं बोला। भाटी जी को कुछ और कहना है वो भी कह दें, उसका भी उसको भी दूंगा। डिबेट ऐसा ही होता है। जो कहा है, हाँ एक बार बोल मैंने दीजिए। जो कहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो आपका कहा, मुझे तो बोल लेने दीजिए। मुझे तो इसमें तारीख बता रहा हूँ। अरे भाई सुनिए, मुझे भी बोल लेने दीजिए। गांव का नाम बता रहा हूँ सर, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मैं ऐसा है 27 अगस्त। अरे मैं सुन लीजिए ना, ये कहां से आया है, सुन लीजिए। ओ मैं सुन लिया, ये आज का नहीं है। ठीक है। ये हम लोग 40 सालों से ये चीजें सुन रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं, इसको देखा भी है, कोई पहली बार नहीं आई है। ऐसा है कि एक जेएनयू के बगल में एक सेकुलर हाउस है आपको, तो एक वाजपेयी जी वहां हुआ करते थे। जब चुनाव आता, उन्हीं के गांव के, उसी बटेश्वर के, तो जब चुनाव आता था तो एक डॉक्यूमेंट लेके हमेशा आते थे कि ये डेट है, अटल बिहारी वाजपेयी मुखबिर थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऐसे हुआ था। और उसके आधार पर हर चुनाव के पहले वो आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। सुनिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और सब लोग उसमें जाते थे, वो सुन के आते थे, अखबार में छपता था, विवाद होता था, लेख चलता था, इधर से इधर बंद हो गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, हर बार होता ठीक था। है। अच्छा अवधेश जी, नहीं उसका फैक्ट भाई सवाल ऐसा है उनके कहने से हर बार यही हुआ है। वाजपेयी जी बेचारे गुजर गए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने अटेंड किया है। अवधेश जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अरे बात अच्छा चलो आप ठीक है, दो मेहमान बोल रहे हैं, अवधेश जी फिर अपनी बात पूरी करिएगा। रतन शारदा जी, अटल बिहारी वाजपेयी को आज अंग्रेजों का जासूस बताया जा रहा है। राजकुमार भाटी भी इससे सहमत दिखाई दे रहे हैं, लोकेश जिंदल भी इससे सहमत हैं। जरा जरा इतिहास क्या कहता है वो बताइए इन्हें। इतिहास ऐसा कि इतिहास तो आज एक किंवदंती बन के रह गया। लेजेंड मिथ्स और मिथ्स क्रिएट करने में कांग्रेस के इतिहासकारों का बहुत बड़ा हाथ है। ये इतिहास ऐसा बन गया कि स्वतंत्रता संग्राम में और किसी का कोई रोल नहीं रहा। एकमात्र कांग्रेस पार्टी ने डंडे खा खा के बिना खड़क बिना ढाल देश को जीत लिया। जबकि एटली ने साफ कहा कि देश को इसलिए आजाद करना पड़ा कि नेवल म्यूटिनी के होने के बाद में हम डर गए थे। आईएनए के ट्रायल के बाद जिस प्रकार का माहौल बना था, हम डर गए थे कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे। लाखों लोग वर्ल्ड वॉर से वापस आए, हमको हथियार चलाने आते हैं, अब हम देश नहीं संभाल सकते, इसलिए हम देश छोड़ रहे हैं। 1942 का कुछ भी असर उन पर नहीं हुआ था, उन्होंने स्पष्ट किया। पहली बात। दूसरी बात, वाजपेयी जी के नाम आज का दिन बदनाम करना बहुत दुखद है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो नफरत की राजनीति में एक देश के जरा गांधी इरविन पैक्ट क्या था वो जरा बताइएगा सर। मैं एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, रिपोर्ट मेरी नहीं है, रिपोर्ट फ्रंटलाइन मैगजीन, कम्युनिस्टों का द्वारा प्रशासित इस तरह की मैगजीन है, प्योरली लेफ्ट। वो कहते हैं फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेशन आल्सो फाउंड दैट contrary to the allegations leveled against him, Vajpayee's confessional statement was not used by the prosecution in session trial 3/43 before the special judge. In fact, the copy of the judgment furnished to the press by Vajpayee makes it clear that his name did not figure in the trial at all. Thus, the political charge that he was a government approver in 1942 case is untrue. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट है, मेरी बनाई हुई नहीं है। मेरी बनाई रिपोर्टें बहुत हो सकती हैं। ठीक है। फ्रंटलाइन कम्युनिस्ट संघ विरोधी। दूसरी बात, 1942 का बहुत ही दावा ठोकते हैं,
जैसे मैंने कहा 1942 के अंदर संघ के स्वयंसेवक फांसी पर चढ़े, गोलियों से मरे। पटना के अंदर गोलियों से 2 स्वयंसेवक मरे, फांसी पे चढ़ा 1942 में एक स्वयंसेवक। सिंध में विदर्भ के अंदर एक स्वयंसेवक गोली से मरा। गोवा, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था 1947 के बाद, 1961 तक जो पुर्तगालीज के अंतर्गत, अत्याचारी के अंतर्गत, 1955 के सत्याग्रह में राजाओं महाकाल गोली से मरे। और कितने गिनाऊं मैं। जब 1947 के पार्टीशन समय सारे कांग्रेस नेता भाग आए थे दिल्ली में, कौन सरकार में जाएगा, कौन मिनिस्ट्री बनाएगा, और वहां के हिंदू सिखों को छोड़ दिया था भगवान भरोसे। उनको बचाकर लाने में कौन थे? तो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, जिन्होंने परिवार खोए, अपने लोग खोए, अपना कारोबार खोया। उनका आज मजाक उड़ाने लोग यहाँ बैठे हैं जो समझते हैं कि राजधानी ठीक है, हमने लूटना। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। जो नफरत की राजनीति की बात करते हैं, उनके परेड में आते हैं जिन्होंने गौ बछड़ों की हत्या की, उनके परेड में आते हैं। ऐसे पादरी उनके परेड में आते हैं जिन्होंने कहा मैं चप्पल इसलिए पहनता हूँ कि भारत की जमीन मुझे खराब ना कर दे। जिनकी परेड के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उनको सहयोग देते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो सीए का विरोध करते रहे और झूठे आंदोलन करते रहे। ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलने वाला आज अगर कहे मैं नफरत की राजनीति को दूर कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती कौन सी नफरत, कौन सी राजनीति। जिनके यूपीए के अंदर उनके मिनिस्टर लालू यादव ने ऐसी कमीशन बिठाई जिसने कहा कि 2002 के जब अपना ट्रेन जलाई गई जिसमें 57 राम भक्त मारे गए, तो उन्होंने कहा उन्हें अंदर से डाला केरोसिन, खुद को जला लिया। ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं इस पर दोबारा आपसे आगे और बातचीत करूंगा। दिलीप चेरियन जी, सर मैं दिलीप जी से भी बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। माफी के साथ सर थोड़ी सी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा चली है, कई सारे स्टेटमेंट खुद राहुल गांधी से आए। उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, गलवान और अब तवांग की भी उन्होंने चर्चा कर दी। सावरकर के एक लेटर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, जबकि ऐसे लेटर तो और उन शब्दों का इस्तेमाल नेहरू जी की लेटर में, महात्मा गांधी के लेटर में उस समय की भाषा थी। तो नफरत कहां थी सर इस पूरी यात्रा में? खुद उस यात्रा में राहुल गांधी के स्टेटमेंट में लोगों के दिलों में तो उन्हें भी नहीं दिखाई दी। देखिए, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट्स को डिफेंड करने के लिए मैं नहीं आया। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे राहुल गांधी का जो आंदोलन या जो भी कहें भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, वो वही बातों को रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने आगे भी कहा है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज या नई चीज मैं नहीं देखता हूं। मुझे नई चीज यही दिखने में आया कि राहुल गांधी का एफर्ट यह है कि गांव-गांव जाकर जहां से उनको कोई इनपुट मिल सकता है कि देश में क्या चल रहा है और उसका क्या इलाज हो सकता है या उसका क्या कारण हो सकता है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति ये करे तो उनके ब्रांड वैल्यू में ये जो खोज है और उस खोज का जो रिपीट वो करते हैं, वो जिसका रिपोर्ट करते हैं, उसको हमें सुनना चाहिए। उनका अभी रिपोर्ट यह है कि मुझे नफरत नहीं मिला लोगों के बीच में, और उससे उनका ये जो कमेंट है, वो कमेंट उनका ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो उनका कमेंट है। हमें जो है कोई भी प्रोग्राम में हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या उनका कमेंट्री है। कमेंट्री पे मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं क्योंकि वो आगे भी कह चुका है। ये डिबेट कई बार मैंने देखा है टीवी पे, तो इसीलिए मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं हिस्टोरियन नहीं हूं कि मैं उस पे कमेंट करूं। ठीक है सर, ठीक है। अवधेश जी, आपको मैंने रोका था, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं लोकेश जिंदल जी और उसके बाद जेट्टी जी आपके पास आता हूं। और क्या यहां पर जरूरी है अवधेश जी कि हम गांधी इरविन पैक्ट की भी चर्चा करें भाटी जी को समझाने के लिए? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। कुछ फैक्ट्स जो है रतन शारदा जी ने रख दिया है। राजकुमार भाटी जैसे लोगों को किसी के दिए हुए चीज पर इस प्रकार से, देखिए ब्लीज ने स्टोरी पहली बार छाप दी थी और ब्लीज के बाद से उन्हीं के गांव के एक लीलाधर वाजपेयी थे जिनको ककुआ कहा जाता था। स्वयं वाजपेयी उस समय जेल गए थे 1942 में, वहां से उनकी अरेस्टिंग हुई थी। वो 15-16 साल की उनकी उम्र थी।
उस समय जेल गए थे, उनके गांव का स्कूल का भवन था जो तोड़ा गया था। उर्दू में एक बयान था जो वाजपेयी जी ने अपने कहा था, और बाद में एन राम ने, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, इसकी बाजाप्ता जाके उसमें न्यायालय में जांच की है कि वो उर्दू में लिखा हुआ था जिसमें वाजपेयी से एक हस्ताक्षर। जब जंगल सत्याग्रह से डॉक्टर हेडगेवार लौट के मैं उसमें जेल में थे तो कांग्रेस के लोगों ने उनके समर्थन में सभा की कि गलत जेल हुआ है। यही नहीं मैं बता रहा हूं, जब नमक सत्याग्रह के बाद वहां जिसको बोलते हैं जो महाराष्ट्र आज है उसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, वहां अंग्रेजों ने उसके बाद देखा कि भाई ये रिपोर्ट दिया कि ये संघ जो है उग्रवादी होती जा रही है, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ करती है, उस पर बैन कैसे लगाया जाए। वहां के गृह जो सचिव थे उसने कहा कि ये नहीं कर सकते हैं, तो कहा कि ठीक है इसके वर्दी पर लगाओ, फलाने चीज पर लगाओ। ये विषय आया सेंट्रल प्रोविंस के विधानसभा में, कांग्रेस के लोगों ने ये आवाज उठाई कि भाई आपको कहां से मिला है संघ के बारे में खिलाफ, और कांग्रेस के लोगों ने इसकी खिलाफ मुखालफत की है और फिर संघ को पर बैन नहीं लगा है। आज के कांग्रेसियों को पता नहीं है कि उस समय की कांग्रेस और उस समय की परिस्थितियां और आज में अंतर उनको मालूम नहीं है। राजकुमार भाटी, लेकिन एक बात देखिए, आज जो कह रहे हैं कि भाई टेलीविजन चैनल में, मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी तो ऐसी जगह गए, दिल्ली आए हैं ना, यहाँ मैं उसी पर आने वाला था। सुनो, कुछ ही दिनों पहले वो कह रहे हैं कि हमको नफरत कहीं मिला। जब वो तेलंगाना में प्रवेश कर रहे थे तो 15 से 20 हजार लोग हैदराबाद की सड़कों पर उतर के गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरतन से जुदा का नारा लगा रहे थे। क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि इसमें नफरत है? ठीक है, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि भाटी जी आपको जवाब मिल गया होगा। अगर 20 सेकंड में सर आपको जवाब देना, आपने 36 टुकड़े इसी दिल्ली में श्रद्धा का किया है, क्या वो नफरत उनको दिखाई नहीं दिया है? और राजस्थान में गए जहां कन्हैया लाल की हत्या उसी प्रकार गला रेत कर हुई थी, और उसके क्या स्थिति, क्या उनको नफरत दिखाई नहीं दिया है? ठीक है, सवाल यह है कि आम आदमी में नफरत नहीं है, लेकिन कोई उनको राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है सर, सिर्फ प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाया गया। आप क्या और या तो है तो उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। अवधेश जी कहकर हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं उस पर सर कि वहां भी नफरत और आप ये सिद्ध नफरत करने की जरूर कोशिश करते दिखाई दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनको इस देश ने भारत रत्न से नवाजा वो वाकई अंग्रेजों के जासूस थे। आपने ये जरूर साबित करने की कोशिश की है। पर उनका कि वो थे मुखबिर भी थे। नहीं तो आपकी सोच आपको मुबारक हो सर, आपकी सोच आपको मुबारक हो। मैं नहीं जाना चाहता था गांधी इम्पैक्ट में, और ना मैं बिल्कुल जाऊंगा कि उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। मैं नहीं इतिहास की क्लास लेने बैठा हूं। ठीक है, मैं लोकेश जिंदल साहब, ठीक है सर, ठीक है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, आपकी सोच आपको मुबारक हो। देश आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता सर, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। लोकेश जिंदल आते हैं सर, ठीक है। मीडिया चैनलों को लेकर क्या कुछ कहा, ठीक है सर, मीडिया चैनल, और 1 मिनट सर, हो गया भाटी जी, हो गया। मीडिया चैनल हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब मैं आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट बताता हूं सर। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी। शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्मा जाएगी। मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। चिदम्बरम, शिंदे सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हैं। अजीज कुरैशी जिन्ना को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। चंदन ठाकुर गुजरात के हैं, कहते हैं देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकते हैं। इंद्रजीत परमार कहते हैं मुस्लिम अल्लाह हिंदू इलाके में दवाखाना खुलने नहीं देंगे। कौन फैला रहा है सर हिंदू मुस्लिम? हमने सिर्फ इन स्टेटमेंट्स को दिखाया, सवाल उठाया। आपको बीजेपी के सांसद का बयान सुनाई नहीं दिया? भाटी जी, मैंने आपके पास नहीं आया था सर। लोकेश जिंदल के प्रवक्ता आप नहीं है। लोकेश जिंदल अपनी बात रख सकते हैं सर। भाटी जी, लोकेश जिंदल अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज। नहीं, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगा सर। जिससे सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देगा। बिल्कुल नहीं। लोकेश जिंदल आपकी बारी है। शर्म आती है राकेश जी, आपको शर्म आती है सर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाऊंगा। जिससे सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देगा। लोकेश जिंदल, आप डिबेट चला सकते हैं, देश नहीं चला सकते। अरे मैं देश नहीं चलाने का शौक है मुझे, मैं देश नहीं चलाना चाहता हूं। आप पार्टी और प्रदेश के बारे में सोचिए। डिबेट चलाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे चला रहा हूं बखूबी। लोकेश जिंदल जी, देखिए, क्योंकि अवधेश कुमार जी मेरे अच्छे मित्र हैं और हम दोनों के बीच में एक बात कॉमन है, भले ही हमारे मतभेद हो, कि हम अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी विचारधारा है कि धर्म के नाम पर जो है अलगाव ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। और अवधेश जी कैसी विचारधारा रखते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अगर इतिहास की जाए, नहीं सर, इतिहास छोड़ दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा सर उसका जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब। जी, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज? सर बहुत लंबा सवाल था,
दर्जन भर आपके कांग्रेस नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एंटी हिंदू हैं, प्रो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को सबसे ऊपर बताया गया है। मैं उसके बारे में पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम सब किसी भारतीय नेता हैं। का बयान नहीं है जो और अगर नफरत भरा हुआ हो। जब कांग्रेस बात करती है कि मुसलमानों पर इस देश के संसाधनों का सबसे पहला हक है, तो वे उन्हें एक तरह की सिक्योरिटी देना चाहती अच्छा। है कि आप अपने आप को माइनॉरिटी मत फील कीजिए। अच्छा, देखिए, भारत और जो गीता की देश तुलना है, जिहाद मैं से यहाँ ये क्या था? आपको एक बात कहना गीता की चाहूंगा तुलना जिहाद से कि देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकते हैं, सैफरन टेररिज्म की बात संसद में की जाती है, ये क्या था सर? हिंदू मुस्लिम नहीं था। राकेश पांडे जी, मुझे एक बात बताइए, टेररिज्म होता है जब भय का माहौल बनाया नहीं जाए। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं था हिंसा सर, के द्वारा हमने सिर्फ बयान दिखाया, जब- इसलिए मिर्ची लग गई। अगर पाकिस्तान और नफरत के की भाषा अंदर क्या होती है? सभी मुसलमान लोकेश जिंदल, मिलके नफरत की भाषा अगर क्या होती है? हिंदुओं को डराएं, प्रधानमंत्री तो मैं मोदी की उसको हत्या की बात की कहूंगा, जाती वो है। भी टेररिज्म है। अगर सभी हिंदू मिलकर मुसलमानों को डराए तो भी वो टेररिज्म है। अगर कश्मीर में सभी मुसलमान अगर हिंदुओं को डरा रहे हैं, वो भी टेररिज्म है। अगर पंजाब में सिख मिलकर हिंदुओं को डरा रहे हैं, वो भी टेररिज्म है। तो हम टेररिज्म में धर्म का नाम नहीं ले सकते। अरे तो किसने टेररिज्म लिया? आपके टेररिज्म है नेताओं ने सर। लिया सर, आपके नेताओं ने हमारे लिया। नेता ये कहना चाहते हैं, हमारे नेता ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म को किसी एक धर्म से संबंधित करना गलत है। अरे रे रे हर रे धर्म रे का रे। व्यक्ति अच्छा। अपने बचाव में उठ जाता अच्छा। है जब उसे एलियनेट किया जाए, marginalize राजीव जेटली किया कौन जाए। करता है तो सर हिंदू मुस्लिम की इसीलिए बात? देश में तभी टेररिज्म हटेगा जब हम माइनॉरिटीज को भी राजीव जेटली एक जी मौका देंगे, ताकि justified कर रहे हैं संसाधनों सर। में उनका भी श्रेय मिले। जी कहिए। देखिए, मैं हैरान हो रहा हूं। मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह कि राहुल गांधी जी की यात्रा दिल्ली में आ गई है और दिल्ली में सिख समुदाय ने उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए सड़कों पर उतरा और जगदीश टाइटलर जी की चार्जशीट भी लगभग शायद आज कल ही दाखिल की गई है। जब भारत जोड़ो यात्रा करते हुए आ रहे थे और ये बोलते हुए आ रहे थे कि हम मोहब्बत चाहते हैं, उस वक्त पे सिखों के घावों पे नमक छिड़कते हुए अगर आप निकल जाएंगे तो कौन सी मोहब्बत आपकी होगी बताइए। पहली बार देखा चार्जशीट के अंदर कि कितना बड़ा षड्यंत्र, आपने पूरे सिख समुदाय के घर उजाड़ दिए थे और उसके बाद आप कह रहे हैं हम मोहब्बत करने के लिए निकले। मैं फिर भी कहता हूं, अगर 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 माफी मांगो यात्रा आपने अपनी यात्रा का नाम रखा होता तो शायद, क्योंकि इस देश की जनता ना बहुत राजीव जी, क्या आपने गोधरा कांड के लिए माफी मांगी? आपने बिल्किस बानो के बेटी का जिन्होंने हत्या की, बिल्किस बानो का बलात्कार किया, आपने उन्हें तो मिठाई बांटी है। आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। पहले अपने गिरेबान में झांक लो बोलने से पहले। और दूसरी बात, अगर आप कहते हो सिखों के बारे में, और सिख जो है, एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सिख वर्सेस नहीं, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति कांग्रेस के लिए उतना ही प्रिय है जितना कि राहुल गांधी जी हैं। हम सब कांग्रेस के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब पार्टी के मेंबर्स हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के प्रति भक्ति करने लग जाए और इसी को जय जयकार करने लग जाए। ऐसा कांग्रेस के अंदर कल्चर नहीं है। तो ये टैगिंग करना कि भाई कांग्रेस सिख विरोधी या समुदाय विरोधी या धर्म विरोधी है, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। कांग्रेस इस पक्ष पे राजनीति कभी नहीं करती। कांग्रेस बात करती है हक की, कांग्रेस बात करती है हर व्यक्ति के न्याय की, ना कि उसके द्वेष की और ना ही लोगों को आपस में लड़वाने की। और बोलिए, मैं चुप बैठा हूं। और सुनिए, तो देखिए, जिस तरह से भाजपा ने हिंदुओं और मुस्लिमों में झगड़े करवाए, जिस तरह से भाजपा ने कट्टरवाद फैलाया, उससे केवल और केवल देश को नुकसान होगा। देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है। देश का सामाजिक संतुलन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। आर्थिक मुद्दों पर ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए, हो गया। राजीव जेटली जी ने कह दिया कि बोलते रहिए, इसका मतलब नहीं है सर बोलते रहिए। सुन लीजिए सर, जवाब भी सुन लीजिए, हो गया। मैं नहीं आ रहा हूं बीच में। राजीव जेटली देंगे, मैं चुप नहीं करूंगा। नहीं राकेश जी, मैंने इनको पूरा वक्त दिया और आपने बीच में वर्सेस लेके मुझे इनसे क्या भिड़वाने की कोशिश करी। मैं नहीं भिड़ना चाहता, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। नहीं सर, अपनी बात ही रखिए। मैं नहीं चाहता था कि बीच में आऊं, सीधे संवाद हो जाए, इसलिए हमने स्क्रीन पर आप दोनों लोगों को रखा था। संवाद नहीं होता, दोनों चिल्लाएंगे तो इसे संवाद नहीं कहते। नहीं, इसीलिए मैंने उनको रोका सर, इसीलिए रोका मैंने उनको। बोलने दी ना, मेरा समय आया तो मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या जो झंडे दिखाए गए काले, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए? ये झंडे सिख समुदाय ने सिखाए, सिख समुदाय ने दिखाए। जो चार्जशीट दाखिल हुई, जिस चार्जशीट के अंदर ये लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कैसे सिखों को मरवाया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? वो चार्जशीट के अंदर जो उल्लेख किया गया वो आपके नेताओं का किया गया कि आपने कैसे जिंदा लोगों को जलवाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माफी मांगो यात्रा का
शायद आपको फायदा मिलता, लेकिन आपने जले पे नमक छिड़कने का काम किया भारत जोड़ो यात्रा कह करके। मैं फिर भी कहता हूँ राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं, राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं। अगर उनका राजनीतिक अस्तित्व इस यात्रा से भी बचता है तो हम तो उसकी भी कामना करेंगे, थोड़ा बहुत बचा लीजिए, थोड़ा बहुत बचना भी चाहिए। एक यात्रा निकाली जा रही है तो हम तो एक सुझाव देंगे आपको कि बेहतर है माफी मांग लीजिए, अभी भी माफी मांगेंगे तो उद्धार होगा। दूसरी बात, आपने कहा हिंदू मुसलमान, अरे भाई मुसलमान की राजनीति तो आप करते हैं, हम तो भारत की राजनीति करते हैं। और हमेशा से मुसलमान शब्द कह करके एक बहुसंख्यक समाज को तो ये समझना कि ये बेवकूफ लोग हैं, इनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये तो जातियों के आधार पे तोड़ के हमारे पक्ष में आ ही जाएंगे, हमें केवल मुसलमान का वोट चाहिए। ठीक है, तो मैं दिलीप चरियन जी का रुख करता हूं। राजीव जी, ठीक है, हो गया है, ठीक है दिलीप जवाब देने ठीक है का सर। मौका दीजिए। नहीं लोकेश भाई, एक मिनट, बाकी लोग भी बोल ले। दिलीप चरियन जी, अटल जी को अंग्रेजों का जासूस बार बार यहां पर साबित करने की कोशिश हो रही है। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा राजा पटेरिया वो कहते थे मोदी की हत्या कर दो। ये नफरती जुबान नहीं है क्या? नफरती जुबान है। आज सुबह मैं गया था वाजपेयी जी के जो श्रद्धांजलि है होती है, आज उनके बर्थडे है, और मुझे लगा कि वैसे देशभक्त जो है और जिन्होंने इतना कोशिश किया देश को आगे ले जाने में, उनके लिए इस वक्त ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। राजकुमार भाटी जी, उसके बावजूद सर अब बार बार उन्हें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजों का जासूस, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा। कम समय मिल रहा है जी, बार बार आप नफरत फैलाने को अधिक समय दे रहे हैं। जहां तक आज मैं आ रहा हूं बारी सर, आएगी कि नहीं इसके बाद रतन जी मैं सीधे सर आपके पास आऊंगा। नहीं, ये आपने मुझसे पूछा नहीं। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछा सर। जहां तक आज वाजपेयी जी के जन्मदिन का सवाल है, वाजपेयी जी का मैं भी इज्जत करता हूं और देश के बहुत लोग इज्जत करते हैं, विरोधी पार्टियों के लोग भी इज्जत करते हैं। वे एक शानदार नेता थे, एक अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे कवि थे, चरित्रवान व्यक्ति थे, साफ कहने की हिम्मत रखते थे। ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम निंदा कर रहे हैं, हम उनके घोर विरोधी अच्छा, हैं। अंग्रेजों का लेकिन वो जासूस एक बताना फैक्ट क्या है उस फैक्ट सर? को कैसे मिटा सकते हैं? अंग्रेजों का जासूस बताना सम्मान देना है यार, क्या एक अटल बात जी को, बोलने नहीं देते खासतौर पर पांडे जी, उनके जन्मदिन के दिन? आप बहुत घटिया डिबेट कर, ये आपको मुबारक हो, आप भी बहुत घटिया बयान दे रहे हैं सर, आप भी बहुत घटिया बयान दे रहे हैं। मैं कुछ भी आज बयान दे रहा जन्मदिन हूं, के लेकिन दिन मैं आप कुछ भी बयान दे रहा एक हूं, बड़े लेकिन मुझे नेता बोलने तो को दोगे। जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनको भारत रत्न दिया गया, उनको आप अंग्रेजों का जासूस बताएं, ये घटिया बयान नहीं है। मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं तो आपको डिबेट घटिया लग रही है? बहुत बेशरम आदमी है। नहीं, आप बेशरम आदमी बहुत है, बेशरम आदमी आप है। बेशरम आदमी है। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, कितना भी आपको कह शर्म लो। नहीं आती है, जाकर बोलने सीखिए नहीं पहले देंगे शर्म तो कैसे की फायदा जाती क्या है और किस तरीके से डिबेट में अपनी बातें रखी जाती यार, है। आप खास तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता रहे तो आप बीच में चिल्लाते हो। मैं आप गलत बोलेंगे भाटी जी तो मुझे बीच में बोलने आना दोगे या पड़ेगा नहीं बोलने सर। दोगे? आप गलत बीच में बोलेंगे तो मुझे आना पड़ेगा सर, पर्सनल- डिबेट ऐसे ही होता है। पर्सनल जो है ना, बीच डिवोट- में इस डिवोट तरह बंद नहीं कर- आया आप जाता बोल जैसे लीजिए, बेशर्मी से आप आते हो। नहीं, आप बोलिए। इस तरह बीच में नहीं आया जाता। तो सर सही बोलना सीखिए। चलिए अपनी बात बयान पूरी पहले करिए पूरा सर, मैं सुनिए। 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, फिर मैं रतन जी आपके पास आऊंगा। मैं वाजपेयी जी के बारे में एक फैक्ट बता रहा था कि मैंने गांव का नाम बताया, तारीख बताई, उनके नाम बताए जिन्हें सजा हुई थी, तो आपको आपत्ति थी, तो आप कूद रहे थे। अब मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी का जो दूसरा पहलू है, वो एक अच्छे नेता थे, शानदार आदमी थे, बढ़िया कवि थे, उनका लोग सम्मान करते हैं। आपको इसमें भी आपत्ति है? आप चाहते क्या हो? आपने तय कर रखा कि बीजेपी के अलावा किसी को बोलने नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल मैंने तय कर नहीं रखा अगर इस तरह सर। करनी ऐसा है होता debate तो मैं हमें सिर्फ मत राजीव बुलाया जेटली जी को बुलाकर 1 to 1 कर हमें मत लेता, बुलाया करो फिर। आप लोगों को इन्वाइट नहीं करता सर। बिल्कुल, अगर मेरी ये मंशा होती तो। नहीं, रतन शारदा कहां देते हो जी, आप? ठीक है सर, हो बुलाने गया, का फायदा क्या है फिर? हो गया सर, तो सही स्टेटमेंट दीजिए ना कि मैं ना रोकूं बीच में। अरे रतन शारदा जी, हो गया सर, प्लीज। दर्शक तो देख रहे होंगे मुझे कि आप व्यक्तिगत कोई आपसे लड़ाई नहीं है, वो व्यवहार करते मुझे हो। व्यक्तिगत आपसे कोई लड़ाई नहीं है भाटी जी, ठीक है। रतन शारदा जी, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आप जयंती के दिन बीजेपी को अटल बोलने जी को देना। अंग्रेजों का जासूस बता देना, ये प्यार की भाषा है? आजकल ये सम्मान की बात है? आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि टीवी शो पे आओ और पहले टीवी मीडिया, टीवी चैनल और उसके एंकर को गालियां दो। मुझे समझ नहीं आती, अगर एक आपको इतनी नफरत और डिबेट पे आते क्या आप? दूसरी बात, भाटी जी ने आप जब इनकी हमने आरती सिद्ध उतारो, कर दिया, हमें जो आपत्ति है हम तो जब- बोलेंगे। जब ये अरे हमें बोलने भाई, नहीं देंगे, हमें डिस्टर्ब करेंगे बीच में, क्या interrupt करेंगे? करेंगे बार बार। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था ना। फूलमाला पहनाओ।
मैंने हम आपको तो सच को डिस्टर्ब नहीं सच किया था ना। कहेंगे। अब मैं आपको बीच में बोलूंगा कि रतन शारदा जी बोल रहे हैं, उनके बीच में मत बोलिए, तो आपको फिर मेरी बात बुरी लगेगी सर, लेकिन बुरी लगे इसलिए मत बोलिए आप प्लीज। रतन जी को बोलने दीजिए, रतन जी को बोलने दीजिए सर, करने के बाद एकदम रतन शारदा जी को बोलने दीजिए, इनके कहे आपकी बारी नहीं है। सिद्ध करने के बाद रतन जी पहले भी बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था। अब वो मुझसे संबंधित बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, इसलिए मैं टोकूंगा। मुझे ये, अगर आपको तथ्य बताने के बाद आप इनकी आरती उतारो, आप इनको माला पहनाओ, लेकिन हम विरोध करेंगे, जो गलत बात है उसका विरोध करेंगे। आपको वाजपेयी जी कह रहे हैं सही न्यूज बता दी, आप बिना मतलब डिबेट को घसीट रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि हम और गोलियां चलानी पड़ी दोबारा भी चलाते, हिंदुओं को और भी मारते, हमें कोई इसके अंदर आपत्ति नहीं। अरे चौबारा भी चलाएंगे, ऐसे लोग की बात मत करो, आप अपनी बात कहो। चौबारा भी चलानी पड़ेगी, चौबारा भी चलाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रतन शारदा जी, भाटी जी, इसीलिए कह रहा हूं कि आपका बयान घटिया है, इसीलिए एक मिनट रतन शारदा जी, एक मिनट में आऊंगा, इसीलिए राजकुमार भाटी जी आपका बयान घटिया है। आप कह रहे हैं दोबारा तिबारा चौबारा गोली चलवाएंगे, चलवाइए ना सर, हिम्मत है तो चलवाइए, वो दौर खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया राजकुमार भाटी जी, इससे गोली चलाने की बात मत करिए मेरे डिबेट में, एकदम बता दे रहा हूं मैं आपको, एकदम मत करिए गोली चलाने की बात। इनको धमकी मत दीजिएगा इस देश में जनता को, इनको और ना हिंदुओं को, यही हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा आप खेलते हैं यहाँ पर आकर। जवाब भी सुन लो। ठीक है, नहीं कोई जवाब नहीं सर, कोई जवाब नहीं, रतन शारदा जी की आवाज जाएगी ऑन एयर, सिर्फ रतन शारदा जी की आवाज ऑन एयर जाएगी। प्रयत्न किया था, अगर हाईकोर्ट न रोकता तो ये सारे टेररिस्ट को छोड़ देते। ये फैक्ट है कि नहीं है आपको पता है, इन्होंने सत्ता में आते ही कहा था कि सारे जो टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए, ऐसे व्यक्ति हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कहते हैं हम टेररिज्म में राजनीति, हम टेररिज्म धमकी दे रहे हैं दोबारा तिबारा चौबारा गोली चलवाएंगे। नहीं, मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, जो उस समय गोली चला वो भी गलत था, आपत्तिजनक था, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर दूसरे ढंग से उसको टैकल करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसके बाद उससे उनको मुस्लिम वोट मिलने लगा था, उसके बाद उसको ही भुनाते रहते हैं कि हम 5 बार चलाएंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके खिलाफ इतना रिएक्शन हुआ देश के हिंदू समाज में कि सत्ता से ये बाहर हुए, लगातार 2 बार से बाहर हैं, लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, देश ने नरेंद्र मोदी को, जिसको उसी नफरत के बुलाए, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, फिर और वही नफरत की भाषा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं भाटी जी की गोली चल जाएगी दोबारा तिबारा चौबारा। वक्त इतना ही है भाटी जी, माफी के साथ वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नफरत की भाषा नहीं यहाँ पर स्वीकार की जाएगी इस डिबेट में, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा।